समझने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज के अध्यापक डॉक्टर स्वर्ण सिंह से बात की। पूछा लाई के कार्यकाल में ताइवान का अप्रोच कैसे बदल सकता है, क्या वो चीन को लेकर ज्यादा अग्रेसिव होंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो ये थोड़ा अलग है कि तीसरी बार ये कार्यकाल जो है वो उसमें डीपीपी के जो कैंडिडेट हैं वो जीत कर आए हैं। इससे पहले अक्सर 8 साल का एक साइकिल चलता था केएमटी में और डीपी में। तो ये बदलाव है एक तरह से कि जो ताइवान के लोग हैं वो चाहते हैं कि डीपीपी सत्ता में रहे। और जहां तक विलियम लाई की बात है, उनके पूरे कैंपेन के दौरान यही बार बार कहा गया कि वो जो काम साई इंगवन पिछले 8 साल से करती आई हैं उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत खास बदलाव आने वाला है नीतियों में। पर यही है कि डीपीपी के जो भी नेता हैं वो हमेशा लोकतंत्र को और संप्रभुता को लेकर बहुत उनका ध्यान केंद्रित रहता है। उनकी बातचीत में हमेशा वो नजर आता है। तो वही लोकतंत्र और संप्रभुता की बात लगातार होती रहेगी। हालांकि ये चुनावों के दौरान ही चीन ने अपना रुख साफ किया था कि उनको विलियम लाए उनके पसंद के नेता नहीं है और उनको वो अलगाववादी मानते हैं एक तरह से। पर क्या ये और तनाव लाएगा चीन के साथ संबंधों में, ये तो आने वाले महीनों में पता चलेगा। नाराजगी से भरा हुआ था। हमने एक्सपर्ट से पूछा क्या हालिया नतीजे के बाद चीन का प्लान संकट में है। जाहिर है चीन हालांकि अक्सर ताइवान के चुनावों पर टिप्पणी करने से बचता है। वो इसलिए क्योंकि वो तो ताइवान को अपना एक प्रांत मानता है और वहाँ के चुनावों को किसी तरह से भी वो एंडोर्स नहीं करना चाहता, जब उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। पर हाँ, ये बात अलग है कि इस तरह के तीसरी बार ये कार्यकाल जो मिला डीपीपी को, उसको लेकर वहाँ के बहुत ही वरिष्ठ राजदूत जो विदेश मंत्री भी हैं अब, वांग यी ने साफ कहा कि यदि कोई भी इस तरह से स्वतंत्र होने की कोशिश ताइवान करेगा तो उनको बहुत कड़ी सजा उसकी या कड़ा खामियाजा उसको भुगतना पड़ सकता है। ये चीन कई बार कह चुका है। 2005 से एक नेशनल सक्सेशन लॉ पास हुआ था, तब से ये बात सामने है। और हाल ही में 2022 में एक और वाइट पेपर, श्वेत पत्र भी इशू करके उन्होंने ये बात दोहराई थी कि यदि स्वतंत्रता की किसी तरह से घोषणा ताइवान करता है तो सैन्य शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकता है चीन। तो ये बात लगातार साफ है, पर इसको फिर से दोहराना ठीक चुनावों के नतीजे आने के बाद एक तरह से दर्शाता है कि बीजिंग में जो नेता हैं वो इस चुनाव के नतीजों से खुश नहीं है और वो कुछ ना कुछ अलग तरीके अपनाएंगे कि किस तरह से अपना प्रभाव और दबाव बनाए रखें ताइवान के ऊपर आने वाले समय में। चीन ताइवान को धमकाने के लिए फाइटर जेट्स भेजता रहा है। अगस्त 2022 में अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया था। इसके बाद चीन ने ताइवान की घेराबंदी की थी। हालिया चुनाव में उसने डीपीपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश भी की। हालांकि वो सीधी लड़ाई से बचता रहा है। ताइवान पर प्रेशर डालने के लिए चीन और क्या कर सकता है। ये जो आपने दबाव के तरीके क्या हो सकते हैं इस पर प्रश्न किया है, तो कई तरह से इस पर दबाव बनाया जा सकता है। जैसे आपने अभी कहा कि आज ही ये खबरों में है कि नारुरू जो एक छोटा सा टापू, छोटा देश है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर में एक तरह से, उसने अपनी जो औपचारिक रिकॉग्निशन है वो ताइवान से हटाकर चाइना मतलब बीजिंग को शिफ्ट कर दी है। और अब केवल 11 देश बचे हैं जो ताइवान को, जो अपने आप को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है और कम्युनिस्ट चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, तो वहां से स्विच किया है। अब देखें कि डीपीपी के पिछले 8 सालों में जब साई इंगवन राष्ट्रपति बनी रही वहां की, इस समय के दौरान करीब 8 देशों ने ठीक इसी तरह से अपनी औपचारिक जो रिकॉग्निशन थी वो ताइवान से हटाकर बीजिंग की ओर की है। तो सबसे सक्षम जो सटीक तरीका, रणनीति जो बीजिंग की है वो यही है कि एक के बाद एक देश जो है वो औपचारिक रिकॉग्निशन ताइवान से हटाकर मेनलैंड चाइना, कम्युनिस्ट चाइना को करें। और एक समय ऐसा आए
कि शायद कोई देश ऐसा ना हो विश्व में जो ताइवान को एक संप्रभुता वाला राष्ट्र मानता हो। तो फिर युद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप जाहिर हो जाएगा कि पूरा विश्व जो है वो आज ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। एक तो ये धीमे तरीके से रणनीति है, लंबी समय में उसको बदलाव लाने की कोशिश है। पर आपने जिक्र ये भी किया कि यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो स्पीकर हैं 2022 के अगस्त में वो ताइवान अचानक आई थी। तो ऐसे जब तनाव बनता है तो चीन के पास और भी कई इस तरह के कहें कि हथकंडे हैं जो वो अपना सकता है। अब बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि ताइवान बहुत बड़ा निर्यात करता है, करीब 450 बिलियन डॉलर के आसपास। मान लीजिए जितना भारत का निर्यात है उतना ही केवल ताइवान का निर्यात है। और उस निर्यात में करीब करीब आधा निर्यात तो चीन को ही होता है। अब देखें 2022 और 23 में क्या हुआ कि जब नैन्सी पेलोसी आई वहां, तो जो निर्यात का हिस्सा था ताइवान का जो चीन को जाता था वो करीब 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 40% 39% था। एक ही साल में घटकर 35 और 36% के बीच में आ गया। तो किस तरह से जो चीन है वो अपने व्यापार को इस्तेमाल करता है। आपने ऑस्ट्रेलिया का भी इससे पहले उदाहरण देखा था। और चीन के मुकाबले में ताइवान का जो निर्यात है वो पूरी यूरोपियन यूनियन को करीब 10% है और अमेरिका को करीब 20% है। तो उसका निर्यात का जो व्यापार का हिस्सेदार है वो चीन है सबसे बड़ा। तो वो भी वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लाई की जीत पर बधाई संदेश भेजा। इससे चीन नाराज हो गया, बोला कि स्वीकार्य नहीं है। फिर जो बाइडेन ने मामला संभाला, बोले हम ताइवान को आजाद मुल्क नहीं मानते। लाई की जीत का अमेरिका चीन संबंधों पर क्या असर होगा, एक्सपर्ट से समझते हैं। जाहिर है कि अमेरिका में लोगों को लग रहा है कि उनके लिए ये एक तरह से अपनी जीत है, उनके लिए लोकतंत्र की जीत है और चीन से लगातार तनाव में लड़ने के लिए उनके लिए और सहायक हो सकता है। और जहाँ तक आपने बात कही कि पहले टिप्पणी आई वहाँ के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन की, फिर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सफाई दी उस पर। ये लोकतांत्रिक देशों में अक्सर ऐसा होता है कि अलग अलग नेता एक संदेश परोक्ष रूप से देना चाहते हैं। कोई एक नेता कुछ कहते हैं, दूसरे नेता दूसरी तरह से सफाई देते हैं। और खासकर अमेरिका की नीति जो ताइवान को लेकर है, इसमें कम से कम मुझे याद है पिछले 4 सालों में 4 बार ऐसा हो चुका है जब राष्ट्रपति जो बाइडेन खुलकर ये कहकर आ गए कहीं किसी एक सम्मेलन में या दूसरी जगह कि वो सैन्य शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताइवान की सुरक्षा के लिए। फिर ठीक कुछ ही घंटों में एक सफाई या व्हाइट हाउस से या कहीं दूसरी जगह से आ जाती है कि नहीं, अमेरिका की जो नीति है ताइवान को लेकर वो वन चाइना पॉलिसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हालांकि वन चाइना पॉलिसी भी बहुत इंटरेस्टिंग है अमेरिका की, जिसमें वो एक्नॉलेज करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो वो अलग बात है। पर ये जो अलग अलग टिप्पणी आई है विदेश मंत्री से और राष्ट्रपति से, वो अक्सर ऐसा होता है। डॉक्टर स्वर्ण सिंह ताइवान जाते रहे हैं, हमने उनसे पूछा वहां के आम लोग चीन को किस तरह से देखते हैं और अमेरिका को लेकर उनकी क्या राय रहती है। आपने सही कहा कि मैं ताइवान यात्राओं पे जाता हूँ और हाल ही में नवंबर में भी वहाँ था। जो 4 बड़े शहर वहाँ के हैं, चारों शहरों में जो वहाँ के विशेषज्ञ हैं, विश्वविद्यालय हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनसे बातचीत हुई। और मुझे अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि शायद आज जो ताइवान है वो अमेरिका और चीन का जो द्वंद्व है, एक तरह से तकनीक का और व्यापार का युद्ध जो है, उसमें एक मोहरा बनकर रह गया है। और अक्सर ऐसे मुझे बताया जाता है कि शायद आज ताइवान के लोगों का अपना जो विश्लेषण है कि उनको कितना खतरा है चीन से, वो उतना ज्यादा खतरा उनको नहीं लगता जितना अमेरिका को लगता है कि ताइवान को खतरा है चीन से। तो यही बात तो कि आज शायद ताइवान जो है वो एक मोहरा बनकर रह गया है। यहाँ अमेरिका लगातार इसके लोकतंत्र का जो एक उदाहरण है वो कम्युनिस्ट चाइना के लोगों के सामने पेश करना चाहती है कि आप लोकतंत्र से भी विकसित हो सकते हैं और लोकतंत्र होना चाहिए। चीनी लोग अपनी सभ्यता को नजर में रखते हुए भी लोकतंत्र अपना सकते हैं। तो ये सब तरीके एक आज अमेरिका के हैं और अमेरिका के हथियारों का एक बड़ा निर्यात होता है ताइवान को। एक तरह से वो भी कह सकते हैं कि विश्व का करीब 1/4 हिस्सा का व्यापार जो हथियारों का है वो
निर्यात अमेरिका से होता है। और हाल ही में 2022 में जो उन्होंने ताइवान पॉलिसी एक्ट पास किया, उसमें ये लिखा गया कि वो ताइवान को अपना नॉन नेटो एलाई मानते हैं और अगले 5 सालों में 4.5 खरब डॉलर की सैन्य सहायता देंगे। तो एक वो व्यापारिक उसमें एक पहलू भी है अमेरिका का, और लोकतंत्र का भी एक उसमें बात है कि जो चीन के साथ तनाव है उसमें लोकतंत्र का वो हमेशा से इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये जतलाने को, ये दिखाने को कि चीन जो है वो लोकतांत्रिक देश नहीं है और ताइवान है। तो ये आज मौलिक तौर पे ये कि लगता है ताइवान के विशेषज्ञों को आज के वो शायद चीन और अमेरिका के आपसी द्वंद्व में एक मोहरा बनते जा रहे हैं। ताइवान में शांति और स्थिरता भारत और बाकी दुनिया के लिए कितनी अहम है? यदि देखें कि हाल ही में हिंद प्रशांत क्षेत्र की भू राजनीतियों को लेकर बहुत गहमा गहमी से बहस छिड़ी हुई है, और उसमें केंद्र में उसके मुद्दा यही है कि किस तरह से चीन पर अंकुश लगाया जाए। जो चीन का रवैया है, सोच है, तरीका है, वो शायद विश्व की जो बड़ी शक्तियां हैं, खासकर अमेरिका और उसके दोस्त जो देश हैं, उनको उनमें कुछ परेशानी है। इसलिए वो जो पूरा एक ध्यान केंद्रित हुआ वो हिंद प्रशांत सागर में, वो चीन पर रोक लगाने के लिए है। और इस क्षेत्र में यदि कोई कारण हो सकता है संकट खड़ा होने का, तो वो जाहिर है कि चीन के ताइवान से ताल्लुकात कैसे रहते हैं, उनमें कोई परेशानी आ सकती है, या अमेरिका किस तरह से ताइवान का इस्तेमाल करेगा चीन से अपनी बात मनवाने में। तो ताइवान मोटे तौर पे इस पूरे क्षेत्र में धीमे से बढ़ते हुए तनाव का एक तरह से केंद्र बिंदु है। तो यदि यहाँ पर स्थिरता की चिंता होती है तो पूरे क्षेत्र में उसका असर होने वाला है। हालांकि आजकल तो विश्व इतना जुड़ा हुआ है कि आप देखें कि यूक्रेन में भी जब युद्ध होता है तो पूरे पूरे विश्व में उसका असर सामने आता है। वो चाहे खाद को लेकर हो, खाद्यान्नों को, अन्न को लेकर हो, फर्टिलाइजर्स को, फूड को, सब को पूरी दुनिया में ये डिलीट कर दीजिएगा ये थोड़ा। सो ताइवान में यदि कोई परेशानी या तनाव बनता है तो उसका जो असर है पूरे क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि ये जो तनाव है वो दुनिया की पहली और दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं के बीच में होने वाला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ताइवान में स्थिरता बनी रहे, ये भारत की भी लगातार कोशिश रहेगी, और मुझे लगता है कि दूसरे देशों की भी, अमेरिका और चीन की भी कोशिश होगी कि स्थिरता बनी रहे। तनाव किसी हद तक हो सकता है, पर वो युद्ध के रूप में ना पनपे, ना उभरे, ये मुझे लगता है कि ये सभी के हित में है। आज के दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।